क्वेश्चन में हमें दिया है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट जो कि 2000 केल्विन है, इमिसिविटी 0.3 है, सरफेस एरिया पूछा है फिलामेंट का अगर 25 वोल्ट लैंप है और स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए स्टीफन्स लॉ से हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 होता है। तो यहाँ से एरिया को हम लिखेंगे पावर अपॉन ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4। पावर हमें दिया है 25 वॉट है, ई का वैल्यू दिया है 0.3 है, सिग्मा का वैल्यू 5.67 इंटू टेन रेज टू पावर -8 है और टेम्परेचर हमें 2000 केल्विन दिया है, यानी 2 इंटू टेन रेज टू पावर 3 की पावर हमें क्या करना है 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.918 इंटू टेन रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था स्टीफन्स लॉ का। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी को डिक्रीज करते हैं T से T/2। तो हमसे पूछा है परसेंटेज लॉस इन इमिसिव रेट क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि इमिसिव रेट जो है, इमिसिव रेट प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 के है। तो पुराना इमिसिव रेट माइनस नया इमिसिव रेट डिवाइडेड बाय पुराना इमिसिव रेट इनटू 100 हमें करना है। बाकी सब प्रोपोर्शनैलिटी में कट जाएगा, केवल टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टी रेज टू पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय टी रेज टू पावर 4 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा टी रेज टू पावर 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/16, दैट विल मेक इट, ये होगा 15/16 इंटू 100 यानी कि 94%। तो इतना परसेंटेज लॉस होगा इमिसिव रेट में। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट द रेट ऑफ 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टीफन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, क्योंकि इमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। तो टेम्परेचर निकालना है तो पावर अपॉन सिग्मा इंटू ए रेज टू पावर 1/4। तो पावर दी है 5.67, स्टीफन कांस्टेंट भी 5.67 इंटू टेन रेज टू पावर -8 दिया है। एरिया हमें कितना दिया है यहाँ पर, तो हमें ऑलरेडी जो पावर है वो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी पावर नहीं इंटेंसिटी दिया है। तो पावर अपॉन एरिया ये हमें कहाँ से मालूम पड़ रहा है, यहाँ यूनिट देखकर। केवल पावर होता तो वॉट होता, वॉट के नीचे एरिया का यूनिट क्यों दिया है, क्योंकि हमें पावर पर यूनिट एरिया भी दिया है। तो कुछ करना ही नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पर 5.67 से 5.67 कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -8 ऊपर गया प्लस हो गया 8 इंटू 1/4 10 रेज टू पावर 2। तो कितना टेम्परेचर आया 100 केल्विन पर 1 मिनट। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें मीटर स्क्वायर है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 रेज टू पावर -4। तो ये तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 8, और ये कितने हो जाएंगे हमारे, सेंटीमीटर का हमारा 10 रेज टू पावर -2 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10 रेज टू पावर 4, 8 ऊपर जाएगा तो 12, 12 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो ये आएगा 10 रेज टू पावर 3, तो ये आएगा 1000 केल्विन। तो यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना है, बी वेयर यहाँ पे यूनिट जो है वो डिफरेंट है, रेट जो दिया है वो एसआई में नहीं दिया है। तो दिखने में सवाल आसान है लेकिन आपको यूनिट में भी ये खेल खिला सकता है। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को वैलिड करना है, मतलब वैलिड मानना है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज हो रहा है 60 से 40 7 मिनट में। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो 10 दिया है। टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट हमसे पूछा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन लगाते हैं। 60 से टेम्परेचर हुआ 40 7 मिनट में, ठीक है। इधर की तरफ क्या आएगा हमारा कांस्टेंट जो भी था वो, और एवरेज टेम्परेचर 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब बोला है अगले 7 मिनट में, यानी 40 से टेम्परेचर कितना चला जाएगा, मान लो टी, टाइम वही 7 है, कांस्टेंट के है, 40 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10। दोनों इक्वेशन का रेशो ले लो तो क्या बचेगा, इधर 60 माइनस 40 बचेगा 20, 20 अपॉन 40 माइनस टी,
इधर के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 100/2 50, 50 माइनस 10 40, नीचे क्या बचेगा, तो ये आपका 2 LCM ले लो आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, 40 माइनस 20 20, 20 प्लस टी और 2 ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 80। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 40 माइनस टी और इधर बचेगा 4/20 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस टी बराबर 160 माइनस 40, 40 को उधर ले जाओ तो 40 प्लस टी 5t, 5t इज इक्वल टू 160 माइनस 20, कितना हुआ 140, तो t का वैल्यू कितना हो गया 140 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 28 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ यूनिट सेल्सियस ही है, तो आंसर किस में आएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा रेडिएशन। अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ये बेसिकली हमारा एक ब्रिज है जो हमें ये बताता है कि हमारे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो लेट डाउन किए गए वो किस तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस से रिलेटेड हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई वर्क डन और टेम्परेचर और हीट, तो ये सारी बातें जो हैं ये मॉलिक्यूल्स के लिए कही गई थी, गैस के लिए कही गई थी, लेकिन गैस के ऊपर ये अप्लाई कैसे होती हैं, इनका आपस में कैसे रिलेशन है, तो वो जो ब्रिज था उसको एक तरीके से वहाँ पर कहिए जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी, तो आपने प्रेशर बोल दिया, वॉल्यूम बोल दिया, टेम्परेचर बोल दिया, सारी बातें बोल दी, लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये नहीं मालूम पड़ा, तो उसको बताने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बताया गया, जिससे हमें ये मालूम पड़ा कि हम जिसे कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ गैस, तो वो टेम्परेचर ऑफ गैस क्यों है, प्रेशर ऑफ गैस हमने फॉर्मूले में रखा, तो वो प्रेशर ऑफ गैस कहाँ से आया, किसे हमने प्रेशर ऑफ गैस किया, कैलकुलेशन कैसे की, वॉल्यूम ऑफ गैस को हमने वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट किया, तो ये सारे कैलकुलेशन जो वहाँ पर हुए वो कैसे हुए वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें बताता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो दिया गया है वो आइडियल गैस के लिए दिया गया है। आइडियल गैस क्या होती है, गैस जो सारे गैस लॉज को फॉलो करती है, गैस इक्वेशन को फॉलो करती है हर पॉसिबल टेम्परेचर पर और प्रेशर पे, उसे हम आइडियल और परफेक्ट गैस बोलते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केवल ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होती है। आइडियल गैस जो है उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इनका इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब ये आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रखते। तो पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस की क्या होती है, ज़ीरो। तो इंटरनल एनर्जी जो हम देते हैं वो कुल मिलाकर केवल कौन सी फॉर्म में होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो नो इंटरेक्शन, नो एनर्जी ड्यू टू दैट इंटरेक्शन, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो बेसिक अजम्पशंस है जिसे मानकर हम आगे बढ़ेंगे उनकी बात करते हैं, और इसे हम यहाँ से लेकर थर्मोडायनामिक्स तक सब जगह मानेंगे, तभी हमें अपने जो भी इक्वेशंस है उनकी जो कहें कि उनके कैसे उनको अप्लाई करना है वो समझ में आएगा, अदरवाइज फिर हमें वहाँ पे एक्सेप्शंस नज़र आने लगेंगे। तो सबसे पहले हर गैस में एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं बट वो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल स्फेयर होते हैं जो रिजिड होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस होते हैं, यानी उनका डायमेंशन हमें कंसिडर नहीं करना है ड्यूरिंग कोलिजन, यानी हर एक कोलिजन हेड ऑन ही होगा, ओब्लिक नहीं होगा। परफेक्ट स्फेयर मानना है, रिजिड मानना है, ताकि कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी हम उसमें कैलकुलेट करने ना बैठ जाएं, और आइडेंटिकल मानना है। इलास्टिक मानना है यानी कि कोई लॉस नहीं होगा, जो वेलोसिटी थी वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल काइनेटिक। साइज जो है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो वो मैंने शुरू में ही बता दिया कि इनके डायमेंशन आपको नेग्लिजिबल मानने हैं, उसे कंसिडर नहीं करना। एक मॉलिक्यूल के गैस जो होती मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं सभी डायरेक्शंस में विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। इसी कारण से गैस की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होती लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि जब आप
कह रहे हो कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर जा रहे हैं, तो अगर एक को आप पॉजिटिव एक्स में जाता हुआ मानोगे तो दूसरा नेगेटिव एक्स में जा रहा होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? ज़ीरो। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, साथ ही दीवार से टकराते हैं कंटेनर की। ये सभी कोलिजन्स कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इनके बीच में एक्ट नहीं करता, यानी कोई पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल मानना है क्योंकि बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं, मास बहुत छोटा है और इनका स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूअस कोलिजन के कारण इनका मोमेंटम ज़रूर चेंज होता रहता है। ये चेंज इन मोमेंटम वॉल ऑफ कंटेनर को ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। उस प्रेशर को ही हम इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए, अजम्पशन से हमें मालूम पड़ा कि प्रेशर जो है वो कैसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, टेम्परेचर की कहानी समझ में आई कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, और जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो कांस्टेंट रहती है सभी पॉइंट्स ऑफ कंटेनर पे। यानी आप कैलकुलेशन में सब जगह समान रूप से मानेंगे कि सब जगह इक्वल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।